हाय एवरीवन, श्रेया दिस साइड। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ इनकम टैक्स फ्रॉम बीकॉम सेकेंड ईयर, जो कि है एग्जेम्प्टेड इनकम। ठीक है, हमारी तीन तरह की इनकम्स होती हैं। एक हमारी होती है फुली टैक्सेबल, ठीक है, एक हमारी होती है पार्शियली टैक्सेबल, और थर्ड हमारी होती है एग्जेम्प्टेड इनकम। ये चैप्टर है हमारा एग्जेम्प्टेड इनकम पे। एग्जेम्प्टेड इनकम वो इनकम्स होती हैं जो बिल्कुल टैक्स फ्री होती हैं। ठीक है, एग्जेम्प्टेड इनकम हमारी अंडर सेक्शन 10 के अंदर आती हैं। देखो, आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे कोई 15 एग्जेम्प्टेड इनकम पूछ लेंगे, वैसे बहुत सारी हैं, ठीक है, बट आपसे 15 ही पूछेंगे। 14 नंबर का आएगा तो 15 पूछते हैं, और आपको वो एक्सप्लेन करना है, अच्छे से समझाना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वो समझाया हुआ है, एक्सप्लेन आप इसे खुद करेंगे। ठीक है, अपनी वर्डिंग में जैसे आपको समझ आता है, प्रॉपर कीवर्ड्स के साथ। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, फटाफट पढ़ेंगे, जो भी हैं, जितनी भी मैंने लिखी हुई हैं उनको फटाफट डिस्कस करके, जो आपको अच्छी लगती हैं उसमें से 18-19 आपने बढ़िया से पढ़ लेनी है, जो आपको याद रहती हैं। तो सारी करके जाओगे तो 15-16 आराम से याद आ जाएंगी। ठीक है, मैंने सारी लिखवाई भी नहीं है, मैंने भी मेन लिखवाई हैं जो आपको याद हो सकती हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम हमारी, अगर हमारे को कोई एग्रीकल्चर इनकम हुई है, ठीक है, वो भी किससे, जो कि लैंड सिचुएटेड है इंडिया में, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, मतलब उस पर हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सम्स रिसीव फ्रॉम मेंबर ऑफ HUF। HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये किसके अंदर आ रहा है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, और ये किस में आया था, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में। तो यहाँ क्या होगा, HUF जो हमारे SSC है, ठीक है, उसको कोई प्रॉफिट हुआ, अब जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होगी तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब शेयर ऑफ इनकम ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म, सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 है। ठीक है, अब फर्म है हमारी यहाँ पे, ठीक है, वो SSC है, अगर उसको कोई प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, अब ये है शेयर ऑफ इनकम ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, जब आप उसको बांट रहे हो पार्टनर्स में, ठीक है, तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। उसका बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन NRI's अकाउंट। NRI मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो ऐसा देखो, जब बैंक है, ठीक है, अब NRI ने वहाँ पे क्या अकाउंट होल्डर है, NI वहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे उसको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो नॉन टैक्सेबल होगा, मतलब कि इनकम जो है आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, मतलब कि टैक्स फ्री। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड हु इज़ नॉन रेजिडेंट। एक ऐसा पर्सन, ठीक है, जो इंडियन ओरिजिन का है, ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंटरेस्ट पे किया गया है एक पर्सन का जो कि इंडियन ओरिजिन का है, पर वो नॉन रेजिडेंट है, तो उसकी इनकम, ठीक है, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, उसको जो भी इनकम हुई होगी, इंटरेस्ट ऑन सच सेविंग, जो भी उसने सेविंग्स की होगी, उसके इंटरेस्ट पे जितनी भी उसको इनकम हुई होगी वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उसको टैक्स वहाँ नहीं देना पड़ेगा। और एक ये है आपकी इंटरेस्ट पेड टू नॉन रेजिडेंट। ठीक है, ये वाले हम 6 पढ़ लेते हैं दोबारा से एक बार रिकैप्चुलेट। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम अगर हमारे को हुई होगी लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, तो वो एग्जेम्प्ट। सम अगर हमारे को रिसीव होगा फ्रॉम मेंबर ऑफ HUF, वो एग्जेम्प्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि HUF हमारा SSC होगा, उसमें से प्रॉफिट मिलेगा हमको HUF से, ठीक है, वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद शेयर ऑफ इनकम ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म, फर्म हमारे SSC होगी, उससे प्रॉफिट होगा, वो पार्टनर में जो बटेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन NRI's अकाउंट, बैंक में अगर NRI जो अकाउंट होल्डर है तो उसका इंटरेस्ट पे, ठीक है, उसको जो भी इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो नॉन टैक्सेबल होगा। ठीक है, मतलब कि एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट पे किया गया होगा अगर नॉन रेजिडेंट को, तो वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट पे किया गया होगा अगर ऐसे पर्सन पे जो इंडियन ओरिजिन का है, ठीक है, बट वो क्या है, नॉन रेजिडेंट है, तो उसको जो इनकम हुई होगी इंटरेस्ट की, ठीक है, सेविंग से, वो क्या है, फुली एग्जेम्प्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा आता है 7th पॉइंट। ठीक है, 7th पॉइंट हमारा क्या बोलता है, इंटरेस्ट पे टू अ नॉन रेजिडेंट बाय एन इंडियन कंपनी, ठीक है, या फिर बिजनेस ट्रस्ट। अगर ऐसा है तो अगर मनी बोरो की होगी हमने 17 सितंबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक, अगर ऐसा है, ठीक है, कुछ भी मनी बोरो किया, तो वो फुली एग्जेम्प्ट होगी। नेक्स्ट आपका आता है ग्रेचुइटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अभी मैं इसका सिर्फ शॉर्ट व्यू दूंगी, जब आप सैलरी वाले चैप्टर में जाओगे इसके बारे में प्रॉपर दे रखा है। ठीक है, वहाँ पे आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एग्जेम्प्टेड अमाउंट्स का है, बट मैं वो समझा देती हूँ। देखो, ग्रेचुइटी क्या है, एडिशनल मनी जो हमारी रिसीव हुई है। देखो, जो नेक्स्ट ही चैप्टर हमारा, इसमें उसके बारे में पूरा दे रखा है, तो अगर नहीं समझ आएगा कोई दिक्कत की बात नहीं, वहाँ पे हम पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, ग्रेचुइटी जो है ना वो दो उसमें डिवाइड हो जाती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को या फिर नॉन गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को वो फुली एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, जो डेथ कम ग्रेचुइटी हमारी रिटायरमेंट ग्रेचुइटी है, वो एम्प्लॉइज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, तो ये सारी की सारी एग्जेम्प्ट होती है। बट जो हमारे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं, ठीक है, उनके केस में क्या होता है, वो देखते हैं कि क्या ग्रेचुइटी हमारे को रिसीव हो रही है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर। अगर हाँ, तो वहाँ पे 3 तरह के हमारे को अमाउंट दे रखे हैं। ठीक है, 15 डेज सैलरी ऑन द कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और 7 डेज इन केस ऑफ सीजनल। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे सैलरी वाले चैप्टर में। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमारी होगी स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख और एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड। इन तीनों में से जो सबसे लेस अमाउंट होगा ना, वो हमारी होगी ग्रेचुइटी।
वो सॉरी वो अमाउंट हम ग्रेचुइटी का क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जो पीओजी के अंडर कवर नहीं हो रहे हैं, उनके केस में क्या है 1/2, ठीक है, हाफ मंथ्स ऑफ एवरेज सैलरी हम लेंगे, ठीक है, फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जो हमारा 10 जो प्रीवियस ईयर रिटायर 10 प्रीवियस नहीं 10 मंथ जो हमारे रिटायरमेंट के प्रीसीड कर रहे होंगे उनसे, ओके। स्टैट्यूटरी लिमिट हमारी 20 लाख होगी और एक्चुअल ग्रेचुइटी जो हमारे को रिसीव्ड हुई होगी, इनमें से जो 3 में से लेस अमाउंट होगा, ठीक है, जो सबसे लीस्ट होगा, सबसे कम होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। जो नॉन गवर्नमेंट के केस में उनमें हम क्या देखेंगे, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा पूरा। ये हम अच्छे से पढ़ेंगे सैलरीज में। तो अगर नहीं समझ आएगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है, मैं जानबूझ के इसमें लाई हूँ, मैं चाहती छोटा भी ला सकती थी, पर अगर आप इसको यहाँ याद कर लोगे तो आपकी क्वेश्चन की लेंथ भी बढ़ जाएगी, ठीक है, और सैलरी वाले चैप्टर में आपको हेल्प भी हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट करेंगे हम कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव्ड। देखो पेंशन आप सबको पता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हमारे को क्या पेंशन मिलती है, ठीक है, वो क्या है, रिसीव हो जाएगी। बट अगर अदर एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, तो हमारे को देखना पड़ेगा कि ग्रेचुइटी प्लस पेंशन अगर मिल रही है, ठीक है, तो उसको 1/3 मिलेगा पेंशन का, ठीक है, जो उसका 1/3 मिलेगा नहीं, 1/3 जो होगा उसका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर वो पर्सन ग्रेचुइटी रिसीव नहीं कर रहा है प्लस पेंशन, तो वहाँ पे क्या होगा, ठीक है, उसको ग्रेचुइटी नहीं मिल रही है, पर नो ग्रेचुइटी प्लस पेंशन, समझ रहे हो ना, पर पेंशन मिल रही है, तो उसका 1/2 पार्ट जो पेंशन का रिसीव हो रहा है उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे, ठीक है। ये भी आपको प्रॉपर अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारी पेंशन है ना, उसको भी 2 पार्ट में बांटना होता है, कम्यूटेड, अनकम्यूटेड और कम्यूटेड, ठीक है। अब ये कम्यूटेड है, अब इसमें क्या है, कम्यूटेड वैल्यू में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आएंगे, नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के केस में पेंशन जितनी भी रिसीव होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाती है, बट अदर एम्प्लॉयज़ के केस में क्या है, वो फिर से देखेंगे क्या ग्रेचुइटी रिसीव की है या नहीं करी है। अगर करी होगी तो पेंशन के साथ उसको 1/3 जो होगा उसका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अगर नहीं करी होगी तो ग्रेचुइटी के साथ पेंशन का उसका सिर्फ 1/2 पार्ट ही हमारा एग्जेम्प्ट हो पाएगा, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। ये 2 थे मुश्किल, ये समझा दिए। इसके बाद आपका एक लीव इनकैशमेंट वाला थोड़ा मुश्किल है, वो समझते हैं, पर पहले हम करेंगे ये वाला, ठीक है। देखो पेमेंट अगर आपको रिसीव होगी भोपाल गैस ट्रेजिडी डिज़ास्टर के अंदर, ठीक है, आपको पता है ये एक ट्रेजिडी हुई थी जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुई था। अगर उसके अंदर कोई पेमेंट हमारे को रिसीव हुई होगी तो वो फुली एग्जेम्प्ट है। अगर आपको कोई सम रिसीव हुआ है अंडर LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो फुली एग्जेम्प्ट है। अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड SPF ये सारा आपका आएगा सैलरी में, तो चिंता नहीं करनी है अगर आपको ये वर्ड अभी समझ नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आगे चले, आ जाओ। अब लीव इनकैशमेंट, ठीक है, इसके केस में हमारा देखो ये सारा, ये भी आपका ये पार्ट जो है ये बड़े टॉपिक हैं, ये पेंशन के, ग्रेचुइटी के, लीव इनकैशमेंट के, तो वहीं पढ़ेंगे अच्छे से। बट यहाँ पे एग्जेम्प्ट कौन सा अमाउंट होगा, देखो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो लीव इनकैशमेंट मिलेगी रिटायरमेंट पे, ठीक है, वो फुली एग्जेम्प्ट होगी। और जब हमारे देखो इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, अब लीव इनकैशमेंट क्या है हमारे, जैसे आपको पता है जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनको जैसे कुछ लीव्स मिलती हैं, कैजुअल भी हो सकती हैं, या फिर उन्होंने कुछ अर्न किया होगा, बाद में जो उनको दी होती हैं उसके जब अगर उन्होंने वो लीव्स ना लिए तो उसके पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, तो उसमें इसकी बात हो रही है। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके केस में ये देखो 4 चीज़ें करेंगे, ठीक है, देखेंगे एक्चुअल अमाउंट हमारा रिसीव कितना हुआ है, ठीक है, नॉन नोटिफाइड लिमिट हमारी 3 लाख की है, 10 मंथ की एवरेज सैलरी उसका क्या अमाउंट है, क्या वैल्यू आ रही है, और कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी ड्यू एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है, कि कैश कितना हो रहा है उस लीव सैलरी का जो कि ड्यू था एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इन चारों में से जो भी सबसे कम होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, जो भी सबसे लीस्ट अमाउंट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, कंपनसेशन अगर रिसीव हुआ इन केस ऑफ एनी डिजास्टर वो फुली एग्जेम्प्ट है। पेमेंट अगर रिसीव हुई आपको सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, ठीक है, तो वो भी आपका फुली एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। पेमेंट अगर आपको रिसीव हुआ है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, वो भी आपका फुली एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी एजुकेशन स्कॉलरशिप है, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, नॉन गवर्नमेंट भी हो सकती है। अगर गवर्नमेंट हुई तो भी एग्जेम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट हुई तो भी एग्जेम्प्ट, स्कॉलरशिप हमारी एग्जेम्प्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा आया एनुअल वैल्यू ऑफ 1 पैलेस ऑफ रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है। एनुअल वैल्यू एक पैलेस की जो रूलर्स है हमारे इंडियन स्टेट की, उसकी एग्जेम्प्ट कर देंगे, ठीक है, एक की, ठीक है। उसके बाद हमारा एलोवेंस ऑफ MP क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और एंड MLAs, ठीक है, MLA क्या होता है हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनका अलाउंस को है हमारा एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। अलाउंस आपका जो वर्ड है अभी नहीं समझाऊंगी, सैलरी चैप्टर में फुल फ्लेज्ड है ये, ठीक है, नेक्स्ट ही चैप्टर में तो वहीं पढ़ेंगे, ओके। फैमिली की पेंशन अगर आपकी कोई है तो वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है, ठीक है।
अगर किसी माइनर चाइल्ड की इनकम है, ठीक है, अगर उसकी एज बिलो 18 है तो उसकी सैलरी अगर उसको 1500 रुपीज़ है, ठीक है, उसको जितनी भी सैलरी मिल रही है 1500 रुपीज़ तक उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा अपनी इनकम पर, ठीक है। अगर वो सोचो 1500 ही कमा रहा है तो फिर भाई उसको 1500 का 1500 मिल जाएगा, ठीक है, उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वहाँ पे वो एग्जेम्प्ट हो जाती है उसकी सैलरी, ठीक है। अगर अब देखो कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, अगर कैपिटल गेन कोई हो रही है ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीकल्चर लैंड पे तो वो भी हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं पीछे से चलती हूँ, ठीक है। देखो हमने 6 पढ़ लिए थे, आगे ये वाले दोबारा रिकैप्चुलेट करेंगे, ठीक है। कैपिटल गेन अगर हमारे को हो रहा है ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड पे एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड अगर उसकी एज बिलो 18 है, ठीक है, तो सैलरी 15 रुपीज़ तक एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फैमिली पेंशन एग्जेम्प्ट, एलोवेंस ऑफ MP एंड MLAs वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एनुअल वैल्यू एक पैलेस की जो रूलर्स के हैं इंडियन स्टेट्स में वो उनकी एक की वैल्यू एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। एजुकेशन स्कॉलरशिप गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट। पेमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड RPF, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पेमेंट रिसीव हुई होगी अगर हमारे को सुकन्या समृद्धि योजना से अकाउंट से तो वो फुली एग्जेम्प्ट। कंपनसेशन रिसीव होगी हमारे को अगर केस ऑफ डिजास्टर से वो फुली एग्जेम्प्ट, ठीक है। अगर लीव इनकैशमेंट होगी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की केस में, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ को अगर लीव इनकैशमेंट मिली होगी रिटायरमेंट के वक्त वो फुली एग्जेम्प्ट। इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर एक्चुअल अमाउंट हमारा रिसीव जो हुआ है नोटिफाइड लिमिट हमारी 3 लाख है, ठीक है, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी है हमारी, ठीक है, और जो कैश इक्विवेलेंट है लीव सैलरी का ड्यू जो था एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, इन चारों में से जो सबसे कम होगा वो अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट आपका आना था देखो अगर आपकी पेमेंट कोई रिसीव हुई है अंडर, मैं दिखाई देती हूँ साइड को, अंडर भोपाल गैस ट्रेजिडी डिजास्टर तो वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको कोई सम है रिसीव हुआ है अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फुली एग्जेम्प्ट। पेमेंट अगर SPF से हुई है फुली एग्जेम्प्ट। कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन अगर आपको रिसीव हुई है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में पेंशन पूरी की पूरी रिसीव जो हुई होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। अदर एम्प्लॉयज़ के केस में देखना पड़ता है कि अगर आपको ग्रेचुटी जो है एम्प्लॉय ने ली है या नहीं ली, अगर ली है तो उसका 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव विल बी एग्जेम्प्टेड, अगर नहीं ली है तो 1/2 ऑफ पेंशन रिसीव विल बी एग्जेम्प्टेड, ठीक है जी। उसके बाद ग्रेचुटी आती है आपके एडिशनल मनी जो कि रिसीव हुई होगी वो होती है ग्रेचुटी। उसमें भी आपके 3 केसेस बन जाते हैं। पहले तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हमारा क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, ठीक है, जो उनको मिलेगा वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में हमारे को देखना पड़ेगा कि वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। आते हैं तो भी मैं ये सारा देखो हम सैलरी में पढ़ेंगे बढ़िया करके, अगर नहीं भी अगर समझ आ रहा है अभी तो कोई बात नहीं। वहाँ पे इसकी भी 3 चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। एग्जेम्पशन ऑफ अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड विद प्रोविजन ऑफ सच एक्ट इन अकॉर्डेंस। यहाँ पे इन अकॉर्डेंस क्या है मैं बता देती हूँ। यहाँ पे स्टैट्यूटरी लिमिट आपकी 20 लाख ही रहेगी, ठीक है। एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड आपका दूसरी पार्ट होगा। तीसरा आपका होगा 15 डेज सैलरी और ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा कि 7 डेज इन केस ऑफ सीजनल फैक्टरीज, ठीक है। उसमें से जो कम होगी वो आपकी यहाँ पे एग्जेम्प्ट होगी। और फॉर अदर एम्प्लॉयज़ आपका ये लिखा मैंने बता दिया 1/, वो सारा सेम रहेगा 1/2 मंथ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसमें से जो कम होगी वो एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है। एग्जेम्प्ट मतलब समझ लो ना टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और आपका लास्ट जो मैंने यहाँ से पढ़ाया था उल्टा, ठीक है, वो क्या था कि अगर इंटरेस्ट पे किया होगा नॉन रेजिडेंट को बाय इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट, तो अगर मनी हमने बोरो की होगी बिटवीन 17 सितंबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक तो वो फुली एग्जेम्प्ट हो गई होगी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। कोई भी पॉइंट इसमें से नहीं समझ आया होगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, मैं समझा दूंगी। मेरे को बोर्ड पे मैसेज कर लेना टेलीग्राम पे, मैं समझा दूंगी, ठीक है। बाकी आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। और देखो इसमें मत डरना कि मेरे को ग्रेचुटी पेंशन और ये नहीं समझ आया, लीव इनकैशमेंट बहुत अच्छे से सैलरी चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में और बढ़िया पढ़ा दूंगी, ठीक है। वैसे तो ये एग्जाम्प्ट आपको पता लग गया होगा कौन कौन से करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।